तो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन शुरू करें उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपको अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर फॉर्म होता है, तो आई बटन पे जाके आपको क्लिक करके वीडियो देख लेना है किस तरीके से आपका पेपर होने वाला है। जो बोर्ड ने आपको ब्लूप्रिंट दी है अकॉर्डिंग टू दैट आप प्रिपरेशन कर पाएँ, तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर 1 के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन नंबर ए के अंदर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं ऑफ 1 मार्क ईच, जो आपको ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस में से एक कोई भी ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे 20 मार्क्स का वेटेज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच मेथड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल keeps on changing during the year due to the changes in the capital। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके की कैपिटल मेथड होती है। फर्स्ट फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल में क्या होता है, हम एक ही सिंगल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी लिखते हैं कैपिटल का, एंड ड्यूरिंग द जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, प्रॉफिट, ड्राइंग का इंटरेस्ट, तो सारी की सारी चीज़ें उसी में पोस्ट करते हैं। तो वो हो गई हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ मेथड इज फिक्स कैपिटल मेथड, जहां पे हमारे 2 लेजर्स बनते हैं। फर्स्ट फिक्स कैपिटल जो इंटैक्ट रहती है पूरे साल, एंड सेकंड करंट अकाउंट जिसमें हम ड्यूरिंग द ईयर के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो पोस्ट करते हैं। तो जहां पे हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा वहां पे आपका इंटरेस्ट भी वेरी होगा, क्योंकि फिक्स वाले में तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा आंसर नंबर ए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पे इंटरेस्ट भी चेंज होगा विद द चेंज इन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर अ फर्म। अगर पार्टनर का करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म हैज टू पे द इंटरेस्ट टू पार्टनर। तो पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इट विल बी इनकम फॉर द पार्टनर बट एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म। तो यहाँ पे हमको पूछा है फर्म के लिए क्या होगा, तो फर्म के लिए होगा एक्सपेंस। माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल इज विच टाइप ऑफ असेट। तो हमें सबको मालूम है कि यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की एसेट होती है। फर्स्ट टेंजिबल, सेकेंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स विच कैन बी टच्ड और सीन, एंड इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। तो यहाँ पे गुडविल इज इंटेंजिबल असेट, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसको छू नहीं पाते हैं, बट इट इज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू टू द बिजनेस। तो हमारी गुडविल होगी इंटेंजिबल असेट। द आंसर विल बी बी, इंटेंजिबल असेट। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विच फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे हमें पूछा है नॉट अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हमें यहाँ से ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो गुडविल के वैल्यूएशन को अफेक्ट ना करे। चलिए पढ़ते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ओनर्स, तो एफिशिएंसी ऑफ ओनर तो गुडविल के वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा। बी स्पेशल बेनिफिट टू द फर्म, तो ये भी गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करेगा। सी लोकेशन ऑफ कस्टमर, तो ये अफेक्ट नहीं करता। डी लोकेशन ऑफ बिजनेस, तो ये तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका कौन से लोकेशन पे बिजनेस है। तो हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन 4 विल बी सी, लोकेशन ऑफ कस्टमर, क्योंकि इसकी वजह से गुडविल की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और आएगा तो भी बहुत थोड़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट मींस। तो देखो रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, जब भी आप आपकी असेट का रीवैल्यूएशन कर रहे हो तो क्या होगा, या तो आपका वैल्यू बढ़ेगा असेट का या फिर घटेगा। अगर वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीजिंग तो आपका जो क्रेडिट होगा वो कहाँ होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और यहाँ पे हमें पूछा है क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स आपका वैल्यू बढ़ा मीन्स आपका कैपिटल प्रॉफिट। तो 5वें का आंसर होगा ए, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट आर शोन एट डैश इन द बैलेंस शीट आफ्टर द रिवैल्यूएशन। तो देखो जब भी हमारी रिकंस्ट्रक्शन होती है पार्टनरशिप की तब हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, और उसके बाद हम जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं वहां पे हम जो भी मार्केट वैल्यू होती है वो हम वहां पे शो करते हैं। तो हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन 6 विल बी सी, मार्केट वैल्यू। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, दोनों पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं।
दे एडमिटेड आभा एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो 1/4 शेयर के लिए आभा को एडमिट किया है। तो देखो अभी और अम्मी दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, और वो सेक्रीफाइस कौन से रेशियो में करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इक्वल होगा तो दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। सो माय आंसर वुड बी सी, इक्वल, 1:1। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग फंड शोन इन द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखो सिंपल समझ लो, हमारा एम्प्लॉइज प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो है हमारी लाइबिलिटी है, एंड ऑल द लाइबिलिटीज आर शोन एज पेएबल इन द बैलेंस शीट। तो हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी एज अ पेएबल, बिकॉज इट इज लाइबिलिटी फॉर द फर्म। ईला, शीला एंड नीला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो नीला रिटायर कर रहे हैं, तो नीला का जो रिटायरमेंट होगा उसके बाद जो भी प्रॉफिट नीला का था वो इन लोगों में बढ़ जाएगा। तो उनका जो गेनिंग रेशियो होगा वो कैसा होगा, 2:2, मतलब इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो हो जाएगा वो भी कैसा हो जाएगा, इक्वल। तो मुझे जो आंसर पूछा है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा सी, 1:1। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड। देखो सब लोग मिलके जब डिसाइड करते हैं कि वो डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कैसा डिसोल्यूशन कहलाएगा, दैट डिसोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। सो माय आंसर विल बी ए, वॉलंटरी डिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी डिसोल्यूशन होता है तो सबसे पहले कौन सा पेमेंट किया जाता है, द फर्स्ट पेमेंट वी हैव टू मेक इज डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंस। द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट गो। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी डिफरेंस होता है, आइदर इट विल बी प्रॉफिट और लॉस, इट विल गो टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा आंसर होगा टू कैपिटल अकाउंट, सी, टू द कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम फॉर अ कंपनी। देखो शेयर प्रीमियम जो भी होता है इट इज प्रॉफिट एंड द नेचर ऑफ प्रॉफिट इज कैपिटल नेचर। तो हमारा आंसर होगा सी, कैपिटल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टाइप ऑफ डिबेंचर द इंटरेस्ट कूपन्स आर अटैच्ड विद द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो देखो बेयरर टाइप का जो भी डिबेंचर होगा उसके अंदर कूपन अटैच होती है। क्यों, क्योंकि जिसके हाथ में भी डिबेंचर होगा वो कूपन लेके जाएगा एंड ही विल गेट द इंटरेस्ट। तो बेयरर डिबेंचर्स में कूपन्स अटैच होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन व्हाट बेसिस आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। तो देखो हिस्टोरिकल नेचर के जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उसके बेस पे ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी, हिस्टोरिकल नेचर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो। तो देखो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। सो द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट इज सेल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड टू कंप्यूट करंट रेशियो। तो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट असेट लेनी होती है और उसके डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी लेनी होती है। तो देखो यहाँ पे कौन सी ऐसी आइटम है जो करंट असेट या फिर लायबिलिटी में नहीं आएगी, डेटर्स करंट असेट, स्टॉक इट इज अ करंट असेट, बिल रिसीवेबल इट इज अगेन अ करंट असेट, फर्नीचर इज अ फिक्स्ड असेट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी, फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर इज फिक्स्ड असेट एंड इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन करंट असेट और करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज ट्रांजेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इन चार में से कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जो ऑपरेटिंग नेचर का है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव्ड इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड इट इज ऑल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डी सैलरी एक्सपेंस इट इज अ ऑपरेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी डी, सैलरी एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 19,
हाउ मेनी एक्टिविटीज़ आर देयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टाइप की कैटेगरीज होती है या 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट ऑपरेटिंग, सेकेंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग। तो हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 विल बी सी, 3 एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 20, परचेज ऑफ पेटेंट, परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा ट्रांजेक्शन्स आर ऑलवेज। देखो ये जो ट्रांजेक्शन है ये किस तरह के ट्रांजेक्शन है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20 का, बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेक्शन बी की, जहाँ पे जो भी आपको आंसर देने हैं वो 1 लाइनर या फिर 1 सेंटेंस में आंसर देने होते हैं। बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुछ आंसर्स थोड़े लेंदी भी होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे और इसके जो भी डिटेल्ड आंसर होंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को और क्या कहते हैं, तो देखो सिंपल, नेट असेट जो होती है उसको भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहते हैं। नेट असेट मीन्स आपकी टोटल असेट लेस liabilities. So the other name of capital employed is net asset. Question number 22, at which value assets and liabilities are shown in the balance sheet after revaluation। तो देखो revaluation के बाद जो भी assets होती है उन सभी को मार्केट वैल्यू पे दिखाया जाता है। तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड टू इन अ फर्म। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर न्यू पार्टनर को ऐड करना है, तो अगर पार्टनरशिप डीड वहाँ पे है और उसमें न्यू पार्टनर के एडमिशन के रिलेटेड कोई क्लोज है तो आपको वो फॉलो करना है। अदरवाइज जो भी पार्टनर्स हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंडीशंस पे नए पार्टनर को एडमिट करना है। तो आपको आंसर अकॉर्डिंगली देना है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो जब भी पार्टनरशिप में चेंज आएगा, मतलब कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो जब जब ऐसे कोई भी एक्टिविटी होगी और जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप में चेंज आएगा, तो तब तब आपको पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट स्टैट्यूटरी कंपनीज और कॉरपोरेशन लाइक LIC, GSFC एक्सेट्रा, एंड सेकेंड रजिस्टर्ड कंपनीज मीन्स रिलायंस और इन्फोसिस एक्सेट्रा। तो 2 कैटेगरी आपको होती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ कंपनी डज नॉट नीड टू रेज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो देखो यहाँ पे हमारे को स्पेसिफिकली दे रखा था कि 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है जिनको डिबेंचर रिडम्पशन फंड नहीं बनाना या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना। फर्स्ट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI। सेकेंड, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI। थर्ड, जो भी हमारी बैंक्स हैं वो RBI को फॉलो करती है, वहाँ पे आपके प्राइवेट एज वेल एज पब्लिकली ट्रेडेड जो भी डिबेंचर्स हैं वो भी आ गए। एंड फोर्थ, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इन 4 कैटेगरीज की कंपनीज को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं बनाना होता। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज डिस्क्लोज्ड बाय एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताती है, तो सिंपल, द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, मतलब क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो सिंपल, एक कंपनी अपने सेल्स पे कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटस या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की कैपेसिटी या अर्निंग कैपेसिटी बताती है। क्वेश्चन नंबर 28, इन ऑर्डर टू अराइव एट ट्रेड रिसीवेबल इज बैड डेट रिजर्व डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। नो, हम जब भी गुड एंड डाउटफुल डेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तभी हमको बैड डेट रिजर्व को डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ का आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 29, गिव द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सिंपल, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट का। क्वेश्चन नंबर 30,
फॉर विच एक्टिविटी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज कंसिडर्ड। तो देखो सिंपल, आपकी जो डेटर्स होते हैं वो ड्यू टू सेल्स होते हैं, है ना, तो आपकी एक्टिविटी हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सेल्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है एंड डेटर्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से ही आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन ए शुरुआत करते हैं, जहां पे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जहां पे हमको ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर पार्टनर। तो पार्टनर के लिए जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता है वो इनकम होती है एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो हमें पूछा है पार्टनर के लिए क्या है, तो पार्टनर के लिए इट इज एन इनकम। क्वेश्चन नंबर 2, द कैपिटल proportion ऑफ A, B and C is 3:2:1 respectively. The divisible profit is 66,000. What will be the amount of profit of C? तो देखो यहाँ पे हमको कैपिटल का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, नॉट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है कि पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो हम इक्वल रेशियो मानते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं कि ये रेशियो देखा और इसके बेस पे डिवाइड करके आंसर विल बी 11,000। अगर आप ये रेशियो लगाओगे तो 11,000 आंसर आएगा और यहाँ पे दिया भी हुआ है, बट you are making a mistake because it is given that it is capital proportion ratio, not profit sharing ratio. Whenever there is no information about profit sharing ratio, तो हम क्या assume करते हैं, the ratio will be equal. तो यहाँ पे C का रेशियो भी क्या होगा, A, B and C तीनों का रेशियो होगा 1:1:1 एंड प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा 1/3 इंटू 66,000। तो C का शेयर कितना आएगा 22,000। तो यहाँ पे गलती मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा B 22,000। नेवर मेक मिस्टेक, नेवर मेक सिली मिस्टेक लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल इज डैश वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पे इंडिविजुअल स्किल इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे गुडविल एकदम कम होती है, तो हमारा आंसर होगा लेस। क्वेश्चन नंबर 4, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैपिटलाइज प्रॉफिट इज कंपेयर्ड विथ विच पॉइंट। तो देखो यहाँ पे हम जब भी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालते हैं तो हम कैपिटलाइज प्रॉफिट जो भी होता है उसको कंपेयर करते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से, और जो भी एक्स्ट्रा होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज गुडविल। तो यहाँ पे हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट को कंपेयर किससे करना होता है, हमें कंपेयर करना होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तो आंसर हो जाएगा C, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड फॉर द पार्टनरशिप फर्म। अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन, ये क्या होता है, ये सिंपल हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा पेएबल। क्वेश्चन नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या बोलते हैं, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि असेट की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको यहाँ पे हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, भी इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो सिंपल प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 8, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट पेएबल एट डैश ऑन अनपेड अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो देखो जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, उसको जब भी वो रिटायर होने वाला था उसके बाद जो भी उसका बैलेंस होता है उस पर अगर कोई भी हमको पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन नहीं है तो सिंपल 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग डज अ रिटायर्ड पार्टनर क्लेम फॉर प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म। तो वो कब तक प्रॉफिट क्लेम कर पाएगा, जब तक उसका फाइनल अकाउंट सेटल ना हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, टिल द रिटायरमेंट फ्रॉम द फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट का सेटलमेंट ना हो जाए तब तक ही कैन क्लेम प्रॉफिट, उसके बाद वो प्रॉफिट क्लेम नहीं कर पाएगा। ही कैन डिमांड फॉर इंटरेस्ट अगर उसकी कोई भी अनपेड अमाउंट है तो, बट वो प्रॉफिट नहीं मांग सकता। क्वेश्चन नंबर 10, बाय व्हाट अदर नेम रियलाइजेशन अकाउंट ऑल्सो नोन, और रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, अकम्प्लिशमेंट अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट को
अकम्प्लिशमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, टू विच अकाउंट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जब भी हमारी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब जनरल रिजर्व या जो भी फ्री रिजर्व्स होते हैं उन सभी के बैलेंसेस को डायरेक्टली हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर करना होता है। तो मेरा आंसर होगा डी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, टू विच अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो कैश एंड बैंक है उसको भी पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका आंसर होगा डी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट मिनिमम प्राइस पर शेयर कंपनी कैन इशू शेयर्स अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो देखो कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से अ कंपनी कैन इशू शेयर्स विद मिनिमम वैल्यू ऑफ ₹1। तो ₹1 का आपको शेयर तो इशू करना पड़ेगा, ₹1 और मोर मिनिमम जो अमाउंट है वो ₹1 तो होनी ही चाहिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा 13 का सी ₹1। क्वेश्चन नंबर 14, एट वोट मैक्सिमम रेट डिबेंचर वुड बी इशूड एट डिस्काउंट। तो डिबेंचर इशू करते टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना ऑफर कर सकते हैं? देयर इज नो लिमिट ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हमारा आंसर होगा 14 का डी, नो रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस शोज स्टेक होल्डर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर होगा ए, एक्सटर्नल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कंपोजिट रेशियोज इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू। तो देखो सिंपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ए, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 18, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो सिंपल, जब भी हम कभी भी फंड्स ले रहे हैं तो वो हमारी एक्टिविटी कौन सी बन जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है इट विल बी क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19, रिडक्शन इन गुडविल इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड। देखो सिंपल, आपकी गुडविल पिछले साल से कम हो रही है, मतलब आपने गुडविल को राइट ऑफ किया होगा। सो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19 विल बी रिटर्न ऑफ गुडविल, सी। क्वेश्चन नंबर 20, कैश इक्विवेलेंट हैज हायर लिक्विडिटी, हायर सोल्वेंसी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल ऑफ द गिवन। तो देखो कैश इक्विवेलेंट जो होता है वो हाईएस्ट लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि तुरंत आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश। सो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ए, हायर लिक्विडिटी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, जहाँ पे हमको 1 लाइनर आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखो रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब करते हैं? जब भी हमारी पार्टनरशिप में चेंज आता है, जब भी हमारी पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो कोई पार्टनर नया आ रहा है या जा रहा है, तब हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका शेयर लेके जाएगा या फिर जो नया पार्टनर आएगा उसके पास से आपको गुडविल का पैसा भी मंगवाना पड़ेगा। तो जब भी आपका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तब सारी असेट के साथ साथ गुडविल का भी रिवैल्यूएशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, तो देखो जब भी कोई पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है, तो जब भी वो रिटायर होगा तो उसका जो भी शेयर होगा बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस टाइम पे पार्टनर्स का गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर गेन रेशियो विल बी फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 23, वाई शुड अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश टुवर्ड्स कैपिटल। तो देखो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका हिस्सा कम हो जाएगा व्हेनेवर द न्यू पार्टनर गेट्स एडेड टू द फर्म, क्योंकि न्यू पार्टनर की वजह से उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैश, क्योंकि उसका कैपिटल में हिस्सा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इफेक्ट डज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म
हैव ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझने की बात है। क्या होता है कि दो तरह के इवेंट होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है ना। अगर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो रही है तो फर्म पूरी की पूरी खत्म हो जा रही है, क्योंकि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या होता है, कोई एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कोई नया आ रहा है, बट फर्म कंटिन्यू हो रही है। बट जब सारे के सारे पार्टनर्स एक साथ फर्म को डिसकंटिन्यू कर दे तब कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अदरवाइज अगर कोई भी एक पार्टनर भी फर्म को कंटिन्यू कर रहा है तो उसको कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको इसका आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। देखो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 2, एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। मेंबर्स मींस शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच हेडिंग डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो देखो कंपनी की बैलेंस शीट में दो साइड होती है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एंड असेट, ठीक है ना। तो जो इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में होती है उसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर आपको डिबेंचर्स को दिखाना होता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग के नीचे डिबेंचर्स को शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल आपके जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन है उसका एनालिसिस करके कंपनी की जो भी कैपेसिटी है या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो भी एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज डिस्क्लोज्ड बाय डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सिंपल डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बताता है, प्रपोर्शन ऑफ योर लायबिलिटी टू ओनर्स कैपिटल, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी ओनर्स के कैपिटल का कितना रेशियो में है, ठीक है ना। तो ये आपका दिखाता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ऊपर लेते हैं लायबिलिटीज, नीचे लेते हैं ओनर्स इक्विटी या ओनर्स फंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, विच अप्रोचेस आर यूज टू फाइंड आउट प्रोप्राइटरी फंड। तो देखो प्रोप्राइटरी फंड जो होता है मतलब नेटवर्थ जो होती है किसी भी फर्म की या कंपनी की, उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक है आपका लायबिलिटी बेस्ड अप्रोच, ठीक है ना, और दूसरा है आपका असेट बेस्ड अप्रोच। तो दोनों अप्रोच से आप कर सकते हैं, लायबिलिटी बेस्ड अप्रोच और असेट बेस्ड अप्रोच। सेक्शन ए को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड the share of partner's share of profit is recorded under the fluctuating capital account method। तो देखो fluctuating capital account method में एक ही हमारा अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ करेंगे हम लोग क्रेडिट, वो हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो माय आंसर फॉर क्वेश्चन 1 वुड बी क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट होगा इट विल बी क्रेडिटेड इनटू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर फॉर पार्टनर। तो देखो पार्टनर जो भी ड्राइंग्स करता है फर्म उसके पास से उसमें इंटरेस्ट रिकवर करती है, तो पार्टनर के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए एन एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 3, गुडविल इज अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ। तो गुडविल क्या है, फर्म की या एंटरप्राइज की प्रेस्टीज की जो वैल्यू होती है वही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस एंटरप्राइज की जो भी प्रेस्टीज है इट विल बी इंडिकेटेड बाय गुडविल इन द फाइनेंशियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years इज 44,000 एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल इज 2 years, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सिंपल गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे हमको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 44,000 विच इज बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज एंड नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज 2। तो 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 88,000। माई वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 88,000। माई आंसर इज डी, 88,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहाँ होता है,
वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, नो इट इज लाइबिलिटी. रिजर्व फंड, यस इट इज accumulated profit. Bills payable is a liability. Provident fund is also a liability. So my answer for question number 5 is reserve fund. It is accumulated profit. Question number 6, debit balance of revaluation account means. Revaluation account का जो भी डेबिट बैलेंस होता है, it means it is loss for the business. Answer is B, loss. Question number 7, if new partners brings his share of goodwill in cash, in which proportion is the goodwill distributed between the old partners. तो देखो जो भी गुडविल का पैसा पार्टनर लेके आएगा वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशियो में डिवाइड होगा. माय आंसर फॉर क्वेश्चन 7 विल बी डी इन सेक्रीफाइस रेशियो. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 8, Meet, Heath and Jeet are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Jeet retires. Determine the new profit loss sharing proportion. देखो सिंपल, कोई भी पार्टनर जा रहा है तो उसका जो सेक्रीफाइस होगा, सिंपल जो भी पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो जो प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका गेन रेशियो हो जाएगा और वो गेन जो होगा उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा. तो पार्टनर के जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका रेशियो भी क्या होगा, 5:3 ही होगा. तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए 5:3. क्वेश्चन नंबर 9, टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एन एक्टिव पार्टनर इज कंपल्सरी. देखो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी इफ ही इज एक्टिव पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टाइप ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, इट इज रियल टाइप ऑफ अकाउंट, क्योंकि जो भी असेट बेच रहे हैं वो भी यहाँ पे आती है, जो भी आप लाइबिलिटी को डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आएगी. द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी रियल नेचर. क्वेश्चन नंबर 11, विच बैलेंस ऑफ अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. तो देखो सारी की सारी असेट जो होती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम हर एक असेट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसको भी हम ट्रांसफर करते हैं, बट सिर्फ जो कैश के फॉर्म में है हमारे पास उसको ही हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं. क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में है. तो कैश एंड बैंक अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर. द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी बी, बैंक अकाउंट, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है. क्वेश्चन नंबर 12, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म गिवन unrecorded asset 30,000 to creditors of 50,000 for his due, then by which amount will cash amount be credited. तो देखो हमारे पास एक क्रेडिटर था जिसको हमें पेमेंट करना है 50,000 का, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 50,000, उसके बदले में हमने एक असेट दे दी. तो देखो असेट अनरिकॉर्डेड थी तो टू रियलाइजेशन हो जाएगा सिंपल, बट वो अमाउंट कितनी है, ओनली 30,000, तो बाकी का तो 20,000 कैश देना पड़ेगा. तो कैश अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो कितने अमाउंट से होगा, 20,000 से. तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, 20,000. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स मस्ट बी देयर इन अ पब्लिक कंपनी. तो देखो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है. साथ ही साथ मैं आपको बता दूं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 200 है. तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, एज पर वोटिंग राइट हाउ मेनी वोट्स कैन बी गिवन बाय अ डिबेंचर होल्डर इन इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही वोट देने का राइट होता है. किसी भी डिबेंचर होल्डर या फिर प्रेफरेंस होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, क्या डिबेंचर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, नो, दे हैव नो वोटिंग राइट. क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो किसके बेसिस पे बनाया जाता है, तो सिंपल सेल्स के बेसिस पे बनाया जाता है. क्यों, क्योंकि सेल्स लिखेंगे और सेल्स के लिए किए जाने वाले सारे के सारे खर्चे भी उसके हिसाब से ही बनाए जाते हैं. तो हमारा जो मेन बेस होता है वो क्या होता है, सेल्स अकाउंट. रेशियोज हेल्प टू मेक डेज जजमेंट अबाउट फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप एक बार P&L देख के भी पता लगा सकते हो कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है.
बट आपको क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो जानना होगा कि भाई पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो जो रेशियोज हैं वो आपको क्वालिटेटिव जजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी ए, क्वालिटेटिव जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, जनरली इन व्हाट प्रोपोर्शन द लिक्विड रेशियो डिजायरेबल। तो जनरली लिक्विड रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1। ठीक है, जितनी आपकी लिक्विड असेट है उतनी ही आपकी लिक्विड लायबिलिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, अमॉन्ग्स ऑल असेट ऑफ द बिजनेस डैश इज मोस्ट लिक्विड असेट। तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है, सिंपल, जो भी कैश होगा वो आपका सबसे ज्यादा लिक्विड होगा। तो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी सी, कैश, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड मतलब जो कैश के फॉर्म में ही है वो तो लिक्विड ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 19, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट इज। देखो शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट मतलब आप कभी भी जाके उसको पैसे ले सकते हो, तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 20, कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। तो आपके पास साल के दौरान जो भी कैश इनफ्लो आया है और आउटफ्लो आया है उसको हम जब लिखते हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में तो उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मेरा आंसर होगा सी, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो स्टेटमेंट। चलिए सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज टेकन एज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर प्रॉफिट। तो फ्यूचर प्रॉफिट जब भी हमको जानना होता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पास्ट प्रॉफिट्स के बेस पे फ्यूचर के प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, पास्ट प्रॉफिट जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, उसके बाद हम उसके बेसिस पे फ्यूचर प्रॉफिट्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री बी देयर इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ता है, और तो लायबिलिटी होगी क्रेडिट एंड रीवैल्यूएशन जो होगा वो हो जाएगा डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी ये वाली। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो जब भी कोई न्यू एडमिशन होता है पार्टनर का तो उसको गुडविल का प्रीमियम लाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने जो गुडविल क्रिएट की है, जो गुडविल फॉर्म की है, उसका हिस्सा वो लोग दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उस सेक्रीफाइस के बदले जो भी रिवॉर्ड उनको मिलने वाला है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। और हर एक न्यू पार्टनर को एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये पैसा लाना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर उसका करना है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व बाय नोटिस। तो देखो वॉलंटरी जो पार्टनरशिप होती है उसमें कोई भी पार्टनर नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज कॉल्ड बोनस शेयर। तो देखो जब भी एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को बिना कंसीडरेशन लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो उसको कहते हैं बोनस शेयर। तो देखो बोनस शेयर जो होते हैं वो सिर्फ शेयर अलॉट किए जाते हैं, उसके बदले में कुछ भी पैसा मंगवाया नहीं जाता, तो उसको कहते हैं बोनस शेयर्स। इसको सिंपल एक और लाइन लिख सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स जो होता है उसको बोनस शेयर का या बोनस इशू भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इट इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यस, डिबेंचर के इंटरेस्ट को आपको पे करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो चलेगा। डिविडेंड के केस में ऐसा होता है कि कभी कभार आप डिविडेंड ना पे करो तो चले, बराबर। तो आपको डिबेंचर्स का इंटरेस्ट तो कंपलसरी देना है, तो इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कंपेरिजन इन कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट को वर्टिकली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो फॉर्म ऑफ कंपेरिजन कैसा होगा, वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 28, विच रेशियो इज यूज टू नो द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो देखो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानने के लिए दो रेशियोज होते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, है ना। तो ये दो रेशियोज के बेस पे आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपल, आपका जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका जो भी कॉस्ट है गुड्स का, उस पर आप जो भी वैल्यू एडिशन कर रहे हो उसको कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल, आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 30, गिव इलस्ट्रेशन ऑन सच ट्रांजेक्शन विच इज इन कैश
बट नॉट इन कैश फ्लो। तो देखो सिंपल, आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो या कैश निकाल रहे हो, तो इसमें आपका कैश ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, बट आपके कैश फ्लो में उसकी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ना तो वो आपका कैश आ रहा है ना जा रहा है, वो तो सिर्फ एक ही जगह पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही इफेक्ट होगी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि डिपॉजिट ऑफ कैश और विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स। तो देखो, जो भी अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट होता है, वेदर इट इज़ डेबिट और क्रेडिट, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिविजिबल होगा, बराबर। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, मीन्स जो भी आपका रिजल्ट है वो लॉस है और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, डिविजिबल लॉस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड when no provision is made pertaining to interest on capital in the partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी मेंशन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो क्या कोई इंटरेस्ट पे करेंगे? नो, नथिंग विल बी पेड एज इंटरेस्ट इफ देर इज नो क्लोज रिगार्डिंग इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। देखो, रेपुटेशन अगर जब भी आपको वर्ड दिखे तो सिंपल आपका आंसर होगा गुडविल, क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल असेट है जो मार्केट में आपकी फर्म या आपके बिजनेस की गुडविल को बताती है। क्वेश्चन नंबर 4, सुपर प्रॉफिट मीन्स। देखो, सुपर प्रॉफिट का एक लिटरल मीनिंग ये होता है कि आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो एज कंपेयर टू योर पियर्स। मतलब आपके पियर्स जो आपके जैसा बिजनेस कर रहे हैं, आप ही के जितना पैसा लगा के कितना अर्न कर पा रहे हो। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, दैट एक्स्ट्रा विल बी कंसिडर्ड ए सुपर प्रॉफिट। इसको कैसे निकालते हैं? आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है वो लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड मतलब आपकी इंडस्ट्री में लोग कितना कमा लेते हैं और आप कितना कमा रहे हो, जो भी एक्स्ट्रा होगा, पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड ए सुपर प्रॉफिट। सो माय आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, after making changes in the profit and loss sharing ratio, gain of x is 1/10 and gain of y is 1/10, then find out the sacrifice ratio of z। तो देखो, z का जो sacrifice ratio है वो इन दोनों को मिलेगा, x को और y को, जो भी sacrifice करेगा वो। तो x को जो मिल रहा है वो प्लस y को जो मिल रहा है, दोनों का समेशन हो जाएगा जो z sacrifice कर रहा है। तो 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? 2/10। तो मेरा आंसर होगा 2/10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच रेशियो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। तो देखो, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होता है, जो भी पुराना वाला, ओल्ड वाला, उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा आंसर होगा डी, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7, Reena and Rima are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2. They have admitted Richa as a partner on the condition that he will be given 1/5 share। तो देखो, यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे शी होगा, क्योंकि रिचा लड़की है। तो यहाँ पे 3:2 का रेशियो था। अब रिचा को नया लिया इन्होंने, जिसको 1/5 शेयर दे रहे हैं। तो नया प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा? तो देखो सिंपल, अभी हमारे पास जो टोटल शेयर था कितना था? 5/5। उसमें से रिचा को दे देंगे 1/5, मतलब बचेगा कितना? 4/5, जो एग्जिस्टिंग शोल्डर के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो 4/5 में 3/5 जो था वो तो किसका था? रीना का। एंड 4/5 में रीमा का 2/5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। एंड न्यू जो पार्टनर है उनका रेशियो कितना है? 1/5। बट इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको दोनों को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 5 जा 25। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 12:8:5। तो देखो मेरा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 12:8:5। इसको ध्यान से देख लेना एक बार और। क्वेश्चन नंबर 8, टू विच अकाउंट इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर
ट्रांसफर विद हिज कंसेंट। तो देखो जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर होता है और जब तक उसको पैसे का पेमेंट ना हो जाए तो वो जो पैसा होता है वो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं विद हिज कंसेंट। तो हमारा आंसर होगा 8 का ए, टू लोन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट what is to be deducted from payable amount of retired or deceased partner। तो देखो जो भी रिटायर या डिसीज पार्टनर होगा उसकी जो भी अमाउंट ड्यू होगी उसमें से एक चीज माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सिंपल, जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब फर्म ही इस एक्सपेंस को बेयर करेगी ना। तो हमारा आंसर होगा सी, पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो पार्टनरशिप फर्म दो तरीके से डिसोल्व होती है, विथ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट ऑर्डर करे तब, और दूसरा विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा टू मेथड्स आर देयर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, विथ कोर्ट्स ऑर्डर एंड विदाउट कोर्ट्स ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 12, at the time of dissolution which payment is to be paid lastly from the realization of firm's asset। देखो लास्ट में किसको पेमेंट करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं उनको। तो जो भी कैपिटल अकाउंट में बचता है, मतलब जो लास्ट में बचेगा वो सब किसको जाएगा, पार्टनर्स को। तो हमारा आंसर होगा डी, एक्सेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13, बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंपनी। देखो ये है एक तरह की हमारी स्टेचुटरी कंपनी, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा स्टेचुटरी कंपनी। 14, अंडर विच हेडिंग मॉर्गेज डिबेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। देखो मॉर्गेज मतलब होता है सिक्योर्ड, मतलब ये डिबेंचर्स के सामने कुछ मॉर्गेज कर रखा है, मतलब ये सिक्योर्ड टाइप के डिबेंचर्स हो गए। तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, उसके अंडर सिक्योर्ड लोन में हम इसको दिखाएंगे। तो हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ए, सिक्योर्ड लोन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एनालिसिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो देखो लॉन्ग टर्म एनालिसिस जो होता है वो ड्यूरेशन के बेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन प्रपोर्शन फॉर्म। तो देखो तीन तरह के रेशियो होते हैं, एक होते हैं परसेंटेज, एक होते हैं टर्नओवर मतलब जिसमें टाइम्स होता है, और तीसरा होता है प्रपोर्शन। तो देखो स्टॉक टर्नओवर टाइम के बेस पे होता है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, ऑपरेटिंग रेशियो परसेंटेज, करंट रेशियो जो होता है वो प्रपोर्शन में होता है। तो हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 विल बी डी, करंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो हमारा आंसर होगा ए, रेंट रिसीव्ड इनकम ऑन असेट, मतलब आपने कोई रेंट पे दिए असेट तो वो आपका ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्वेश्चन नंबर 19, कैश इक्विवेलेंट मीन्स। देखो कैश इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा होता है ऐसी असेट्स जो आप तुरंत कन्वर्ट कर पाओ कैश में। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बट इतना जल्दी नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म तो आप कर ही नहीं सकते। सच इन्वेस्टमेंट विच कैन नॉट बी क्विकली कन्वर्टेड। देखो यहाँ पे गलती होगी, आप गलती से इसको टिक कर दोगे, पर जो कन्वर्ट नहीं की जा सकती वो तो कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तुरंत बिक सकती है, इसलिए हमारा आंसर होगा 19 का डी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेक्शन, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज। देखो इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, एडेड टू द कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है विच इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने सेक्शन ए फॉर पेपर नंबर 4 खत्म कर दिया है। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सेक्शन नंबर बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक है। क्वेश्चन नंबर 21, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइज प्रॉफिट। देखो जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तब कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट निकालते हैं वो
डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये करोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द बेसिस फॉर सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखो सेक्रीफाइस रेशियो का बेसिस क्या होता है, तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं नए पार्टनर की एंट्री पे उनका जो भी हिस्सा सेक्रीफाइस हो रहा है उसके बेस पे आप सेक्रीफाइस रेशियो को निकालते हो। आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज द बेसिस फॉर सेक्रीफाइस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23, which accounting entry is recorded when premium for goodwill is brought in cash or in other ways by new partner। तो देखो न्यू पार्टनर जब भी कैश में गुडविल का प्रीमियम ला रहा है तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो जो भी एसेट ला रहा है वो भी डेबिट होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, गुडविल प्रीमियम, और अल्टीमेटली गुडविल प्रीमियम को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके सेक्रीफाइस के रेशियो में उसको डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्पेसिफिक इवेंट कैन टेक प्लेस फॉर द ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन कब कब होता है, जब आपने एक फिक्स ड्यूरेशन की पार्टनरशिप की थी या फिक्स पर्पस की पार्टनरशिप की थी, तो जैसे ही वो इवेंट होगा आपका पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 साल के लिए पार्टनरशिप की थी तो 2 साल खत्म होते ही पार्टनरशिप फर्म गेट डिसोल्व। सेकेंडली कभी कभी ऐसा होता है किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने पार्टनरशिप की, जैसे ही ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा आपका फर्म जो है ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं कि एंड ऑफ ड्यूरेशन या एंड ऑफ वेंचर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिकवर्ड ऑन कॉल्स इन अरियर्स। तो देखो आप जब भी मतलब जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है और अगर कोई कॉल्स नहीं आए टाइम पे तो कंपनी कैन मैक्सिमम रिकवर 10% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एज पर नेगोशिएबिलिटी। देखो नेगोशिएबिलिटी के बेस पे 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, सेकेंड बेरर डिबेंचर्स। मीन्स तो बेरर डिबेंचर्स मतलब विच आर नेगोशिएबल, एंड रजिस्टर्ड जिसका नाम रजिस्टर में होगा वही उसको होल्ड कर पाएगा, वही उसका ओनर होगा। तो फर्स्ट रजिस्टर्ड, सेकेंड बेरर। बेरर मीन्स होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट और होल्डर ऑफ द डिबेंचर विल बी कंसिडर्ड एज ओनर, एंड रजिस्टर्ड में क्या होगा, कंपनी के पास एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होगा, उसमें जिसका नाम होगा ही विल बी कंसिडर्ड एज द ओनर। तो नेगोशिएबिलिटी के बेस पे 2 टाइप से हमारे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज चेंजेस इन स्टॉक। देखो चेंजेस इन स्टॉक मतलब क्या हो गया, आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो भी डिफरेंस होगा इट इज चेंजेस इन स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 28, मेंशन द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो 3 बेस पे होता है। फर्स्ट आपके ट्रेडिंग P&L के रेशियो, दूसरे आपके बैलेंस शीट के रेशियो, और तीसरे आपके मिक्स रेशियोज जो दोनों के बेस पे होते हैं। तो आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ट्रेडिंग P&L रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो एंड मिक्स रेशियोज के बेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 29, हुज रिलेशन इज डिस्क्लोज्ड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये किसके बीच की रिलेशनशिप बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स के बीच की रिलेशनशिप बताता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो आपकी कंपनी में से या आपके ऑर्गेनाइजेशन में से अगर किसी भी लॉन्ग टर्म असेट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेल या परचेज हो रहा है तो उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को खरीदना और बेचना मतलब परचेज एंड सेल्स जो कर रहे हो उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अलॉन्ग विद दैट जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपका, या डिविडेंड मिल रहा है वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन लेंट बाय द पार्टनर टू द फर्म व्हेन नो सच प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो देखो पार्टनरशिप डीड में जब कोई भी मेंशन ना हो कि जब पार्टनर फर्म को लोन दे कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है,
तो 6% इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर इफ देर इज नो मेंशन और नो क्लोज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इन द पार्टनरशिप डीड। तो मेरा आंसर होगा ए 6%। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू बी डेबिटेड। तो देखो पार्टनर ने जो लोन दी है उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, एक तरह से वो फर्म के लिए खर्चा, और वो खर्चे को डेबिट कहाँ करेंगे हम लोग, ए टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मल जो भी इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता है उसी के साथ इसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट को नॉन करंट असेट के अंदर हम लोग दिखाएंगे, तो आंसर होगा सी नॉन करंट असेट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा जो आंसर होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा आंसर है ए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इफ देर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन द डेटर्स सो इट विल बी। तो देखो हमारे पास जो भी बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटी होती है, जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो सारी की सारी असेट्स और लायबिलिटी को हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब हम लोग डेटर्स होंगे उसको ट्रांसफर करेंगे तो डेटर्स टू ट्रांसफर इट क्रेडिट और रिवैल्यूएशन में हो जाएगा डेबिट। सेम वे अगर BDR मतलब बैड डेट का प्रोविजन होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारा आंसर होगा BDR जो होगा उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो हमारा आंसर होगा बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डैश इज प्रिपेयर्ड। तो जब भी कभी भी पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है तब हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो मेरा आंसर होगा बी रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ ओल्ड गुडविल इज शोन इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म देन इन विच रेशियो इट विल बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको ओल्ड रेशियो में, हमारा जो भी ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग ईयर्स एंड्स ऑन 31/3/20 मतलब 31 मार्च 2020 को हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, और आफ्टर 3 मंथ्स अ पार्टनर डाइज ऑन 30/6/2020 मतलब ईयर के स्टार्टिंग से लेकर 30 जून मतलब 3 मंथ्स के बाद ही एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, और द डिसीज पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट इज 1/3। ठीक है, प्रॉफिट शेयर पेएबल टू द पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड on the basis of last year's profit ₹24,000 dash amount will be paid as share in the profit at the time of death। तो देखो हमारा पास्ट ईयर का प्रॉफिट है 24,000 फॉर होल ईयर। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ्स का उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 24,000 फॉर ईयर तो इंटू 3/12 करेंगे तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट आ जाएगा। 3 मंथ्स का प्रॉफिट आएगा हमारे पास 6,000 प्रॉफिट में से 1/3 इज बिलोंग्स टू द पार्टनर हु डाइड, तो 6,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2,000। तो पार्टनर को जो डिसीज्ड है उसको 2,000 रुपीज़ का पेमेंट एज अ प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। हमारा आंसर होगा बी 2,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ओनली ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी। तो सिंपल आपका जो भी रेशियो होगा, आपका जो भी ओल्ड रेशियो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो मेरा आंसर होगा 9 का बी ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज द लोन गिवन बाय पार्टनर्स वाइफ फ्रॉम हर पर्सनल वेल्थ टू द फर्म रीपेड। तो देखो पार्टनर की वाइफ की भी जो भी लोन है उसको नॉर्मल लोन की तरह ट्रीट करेंगे, नॉर्मल डेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, एंड अलोंग विद नॉर्मल डेट्स उसका भी पेमेंट करेंगे। तो मेरा आंसर होगा सी विद नॉर्मल डेट्स। उसको कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं देना क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी है अदर देन पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 11, टू विच अकाउंट बैलेंस ऑफ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। तो देखो ये जो फंड है ना, ये फंड एक कंपेंसेशन फंड है, जब एक्सीडेंट होगा तभी पेमेंट करेंगे।
तो एक तरह से एक रिजर्व है, और जो भी रिजर्व्स होते हैं वो किसके होते हैं, पार्टनर्स के। तो जब भी ऐसा कोई बैलेंस बचा है और अगर कोई क्लेम नहीं है तो जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटा जाएगा। तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन अ फर्म पेज डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, किसी पार्टनर को स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि यू हैव टू इंकर द रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड अलॉन्ग विद दैट आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस बेयर भी करना है। तो अगर फर्म उसके बिहाफ पे पे कर दे रही है तो सिंपल, आपने किसी के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे किया है तो आपको उसको डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमाउंट इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो देखो फॉरफीचर के टाइम पे जब भी आप फॉरफीचर करते हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो डेबिट किया जाता है विद अमाउंट कॉल्ड अप। अमाउंट कॉल्ड अप, आपने अभी तक कितना पैसा मंगवाया है, कितना कॉल किया है, वो अमाउंट से आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो हमारा आंसर होगा ए, कॉल्ड अप अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, वॉट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर अ कंपनी। तो देखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे जो भी प्रीमियम करना है, मतलब आज से 5 साल 10 साल के बाद जब भी डिबेंचर रिडीम होंगे, एट दैट टाइम आपको अलॉन्ग विद डिबेंचर्स का जो पैसा है फेस वैल्यू, आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो वो पैसे का प्रोविजन आप अभी से करते हो और इस पैसे को आप क्या बोलते हो, लायबिलिटी। तो मेरा आंसर होगा बी, लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट आर ऑल्सो नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इनकम स्टेटमेंट, बराबर। तो मेरा आंसर होगा इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हमारा आंसर होगा सी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 17, जनरली इन व्हाट प्रोपोर्शन करंट रेशियो इज डिजायरेबल। तो देखो आपका नॉर्मली करंट रेशियो कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 2:1, है ना। तो ये आपका नॉर्मली जो आइडियल रेशियो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए, किसका, करंट रेशियो। और यहीं पे लिक्विड रेशियो की बात करो तो लिक्विड रेशियो 1:1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट एन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन। तो रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल असेट, रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस असेट एंड प्रपोज डिविडेंड। तो देखो प्रपोज डिविडेंड जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बराबर, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो हमारा आंसर होगा डी, प्रपोज्ड डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इनकम फ्रॉम असेट। देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमारा पेपर नंबर 1 में आई थिंक आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज आर रिजल्ट ऑफ विच एक्टिविटी। तो देखो जितनी भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज होती है वो आपके एक ही रीजन की वजह से आती है, सेल्स परचेज। एंड सेल्स परचेज जो भी होता है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो हमारा आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो गुडविल निकालने में हम जब भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहला एक तो हम जो ट्रेंड होता है उसको कभी भी यूज नहीं कर रहे क्योंकि ट्रेंड को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन, उसमें कोई भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपकी है उसका भी कोई भी रेफरेंस या कोई भी उसका यूज नहीं किया जाता। तो ये दो चीजें इग्नोर करके आप सिंपल प्लेन तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन करते हो अंडर सिंपल एवरेज मेथड। तो ये दो चीजें आपकी लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉस। देखो जो भी लॉस होता है उसका होता है बैलेंस डेबिट टू ट्रांसफर इट क्रेडिट। तो क्या होगा, तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी टू लॉस अकाउंट और डेबिट कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस, डन। तो ये आपकी एंट्री होगी। जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में ए बी सी आपके जो भी पार्टनर्स होंगे रेस्पेक्टिव उसके हिसाब से एंट्री पास होगी। क्वेश्चन नंबर 23,
वाई अ न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज शेयर ऑफ इन गुडविल। तो देखो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं गुडविल उनकी होती है और वो नए पार्टनर को जब एडमिट करते हैं दे हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर, इसीलिए नए पार्टनर को उसका पैसा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने बताया भी था आपको, वहां पे दो तरह की चीजें होती है, एक होती है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और एक होता है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। तो देखो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या होता है, कोई भी पार्टनर नया एडमिट हुआ है या फिर डेथ हो गई है या फिर कोई पार्टनर आपका रिटायर हुआ है, इन तीनों केसेस में क्या होता है, आपकी जो पार्टनरशिप है वो आपकी डिसॉल्व करनी पड़ती है। बट यहीं पे अगर हम पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात करें तो जब सारे के सारे पार्टनर मिलकर डिसाइड करें कि अब बिजनेस ही नहीं करना है तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। तो फर्म वैसी की वैसी रहती है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओनली पार्टनर्स के बीच की रिलेशनशिप चेंज होती है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज कॉल्ड एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो देखो जब भी कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जिसके शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है और वो फर्दर शेयर इशू करती है, फर्दर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अलावा वो एक्स्ट्रा शेयर इशू करना चाहती है, तो उसको कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जब भी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी उसके शेयर को फिर से मार्केट में बेचने के लिए आए उसको कहा जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज फिक्स चार्ज। देखो चार्ज जो होता है वो होता है दो तरह के, जिसमें हम लोग किसी भी लायबिलिटी के अगेंस्ट कोई भी असेट को हम मॉर्गेज कर रहे हैं तो दो तरह के चार्ज होते हैं, फर्स्ट फिक्स चार्ज, सेकंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में ऐसा होता है कि कोई भी पर्टिकुलर असेट को आप उसके सामने मॉर्गेज करते हो, और फ्लोटिंग चार्ज में होता है कि कोई भी पर्टिकुलर असेट नहीं होती है, कैटेगरी ऑफ असेट दे दी जाती है। तो फिक्स चार्ज मीन्स व्हेन अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक असेट को आप गिरवी रखते हो, गिरवी मतलब मॉर्गेज, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक असेट इज मॉर्गेज्ड तो उसको कहा जाता है फिक्स चार्ज। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच स्टेटमेंट इज केप्ट 100% ऑन द बेसिस। तो यहां पे क्या होता है, आपके कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट वो 100% बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो ये आपको सिर्फ वन लाइनर में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, आपके दो चीजों का बीच का रिलेशनशिप है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड आपके लॉन्ग टर्म डेट्स पे जो इंटरेस्ट का पेएबल की लायबिलिटी आती है उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। और ये बताता क्या है, ये बताता है कि द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द इंटरेस्ट, हाउ मच टाइम्स योर प्रॉफिट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट लायबिलिटी। ठीक है ना, तो आपके रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की कैपेसिटी को बताता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज नोन बाय रेशियो ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर का जो रेशियो होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो आप कितने फास्ट आप क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हो वो रेशियो बताता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो होता है वो क्या होता है, तो सिंपल आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, रूटीन एक्टिविटी, जिसमें आप सेल्स परचेस कर रहे हो या कोई एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हो या कोई नॉर्मल इनकम आपकी अर्न हो रही है, वो सारी एक्टिविटी से होने वाले जो भी इनफ्लोज है एंड आउटफ्लोज है उसको कहा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर उसका करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एट द एंड ऑफ ईयर वेयर विल यू ट्रांसफर ड्रॉइंग्स अकाउंट इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखो जो भी हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है वहां पे हमारे पास दो अकाउंट्स होते हैं, एक फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड करंट अकाउंट। तो जितने भी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर होंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट। तो हमारा आंसर होगा बी, टू करंट अकाउंट। क्वेश्चन 2, इफ देयर इज नो क्लैरिफिकेशन इन द पार्टनरशिप डीड देन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन गिवन लोन टू पार्टनर बाय द फर्म। तो अगर फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दी है और पार्टनरशिप डीड में कोई भी मेंशन या क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड, तो कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो यहाँ पे गलती मत करना, पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दी है, फर्म हैज गिवन लोन टू पार्टनर। तो यहाँ पे टू पार्टनर है, वहां पे बाय पार्टनर होता है, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट इज नॉट टू बी
calculated. My answer for this question will be D. Interest is not to be calculated. यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रख के करना. लोन गिवन बाय पार्टनर उसमें 6% होता है. लोन गिवन टू पार्टनर उसमें कोई भी इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 3. आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच फैक्टर इज अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो ये 4 में से हमको ऐसा फैक्टर चूज करना है जो गुडविल के वैल्यूएशन को अफेक्ट करे. पीरियड ऑफ बिजनेस, यस, आपका जितना बिजनेस पुराना होगा उतनी गुडविल आपकी ज़्यादा हो सकती है. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नो, इस पर कोई डिपेंड नहीं है. गवर्नमेंट, इस पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है. नंबर ऑफ ओनर्स, उस पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है. तो हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए. पीरियड ऑफ बिजनेस. पीरियड या फिर ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, आप कितने सालों से इस बिजनेस में हो, उससे आपकी गुडविल का वैल्यू अफेक्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 4. विच मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल व्हेन एवरी ईयर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. तो देखो, जब भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मतलब एक ट्रेंड दिखा रहा हो, तो वहां पे हमको हमेशा वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मेथड लेनी चाहिए. तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, वेटेड एवरेज. क्वेश्चन नंबर 5. टू विच अकाउंट विल द अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. तो जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है तो जितने भी रिजर्व्स होंगे वो सारे के सारे रिजर्व्स को पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होगा वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो मेरा आंसर होगा डी, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स. क्वेश्चन नंबर 6. एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन टू विच अकाउंट रिसीवेबल इनकम टू बी शोन इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो कोई भी अनरिकॉर्डेड तुम्हारे पास इनकम आई है तो उसको सिंपल डायरेक्टली हम लोग जो भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा उसमें क्रेडिट कर देंगे. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. एक तरह से आपका प्रॉफिट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन ओनली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर. तो सिंपल, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपका जो भी ओल्ड रेशियो होगा वही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्वेश्चन नंबर 8. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज रिकॉर्डेड इज डैश एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो देखो, ये फंड जो है ना, ये आपकी लायबिलिटी है. तो इसको आप किस तरीके से दिखाओगे, इसको आप डेट के रूप में दिखाओगे. क्वेश्चन नंबर 9. A, B, C are partners in sharing profit and loss in the ratio of 6:3:1. C retires. The share of C is taken up by A and B in the ratio of 3:2. Mention the new profit and loss sharing ratio. देखो, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. देखो, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके रेशियोज क्या हैं, 6/10, 3/10 एंड 1/10. ठीक है ना. इसका जो शेयर है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है वो ए और बी 3:2 में शेयर कर रहे हैं. तो 110 इंटू 3/5 एंड 110 इंटू 2/5 ये उनका हो जाएगा गेनिंग रेशियो, मतलब उनका जो गेन है वो. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 10 5 जा 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2/50. अब इतना इसमें जोड़ेंगे. अब इसमें जोड़ने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों जगह 5 to 5 इन प्लस 5 to 5/5. तो 6 5 जा 30, 10 5 जा 50, 5 3 जा 15, 10 5 जा 50. इसमें हम ऐड करेंगे 3/50. इसमें इसको गेन इतना हो रहा है और यहाँ पे इसको 2/50 प्लस कर देंगे. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 50 और 30 + 3 33. यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर सेम है तो 50 + 50 जो होगा वो 50 आएगा और 15 + 2 17. माई न्यू रेशियो विल बी 33:17. मेरा आंसर हो जाएगा सी 33:17. क्वेश्चन नंबर 10. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट ऑफ डेटर्स आर 40,000 आफ्टर डिडक्टिंग बेड डेट रिजर्व 2,000. तो मेरा ग्रॉस अमाउंट कितना होगा 42,000 और वो अमाउंट ही मैं ट्रांसफर करूंगा और 2,000 अलग से ट्रांसफर होगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कितना होगा, तो डेबिट होगा 42,000 एंड 2,000 रुपीज क्रेडिट होगा. तो नेट इफेक्ट तो 40,000 की जाएगी
बट जो इफेक्ट जाने वाली है डेबिट में वो कितनी जाएगी 42,000। क्वेश्चन नंबर 11, विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो सिंपल क्या करोगे, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप पे करते हो तो उसको क्या करते हो आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन टू इनकॉर्पोरेट द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो आप क्या करते हो, आप बनाते हो अकम्प्लिशमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये अकाउंट बना के आप जितनी भी इफेक्ट होती है वो सब यहाँ पे डालते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनकॉल्ड कैपिटल विच इज रिजोल्व not to be called up in future by passing special resolution in the meeting of stakeholder, then what is this capital called। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कंपनी डिसाइड करती है कि कुछ पोर्शन ऑफ कैपिटल इट विल नॉट बी कॉल्ड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी डिसोल्व होगी या कंपनी बंद होने वाली तभी वो पैसा मंगवाया जाएगा, तो उस कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, है ना। तो रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के बीच डिफरेंस हमको याद होना चाहिए। रिजर्व कैपिटल मतलब अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल विच मे ओनली बी कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तभी ऐसे पैसे को मंगाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी द डिबेंचर होल्डर्स आर रीपेड देयर मनी डैश द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तब सबसे लास्ट में किसको पेमेंट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके पहले सभी लोगों को पेमेंट किया जाएगा, जिसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि डिबेंचर होल्डर्स को कब पेमेंट करेंगे, बिफोर द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमारा आंसर होगा 14 का बी, बिफोर द पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द बिजनेस एंटिटी। देखो सिंपल, कभी भी किसी भी फर्म का, किसी भी एंटिटी का आपको प्रॉफिट जानना है या लॉस जानना है तो सिंपल आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो मेरा आंसर होगा सी, इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। यह हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। माय आंसर इज बी, करंट असेट लेस करंट लायबिलिटीज। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वो आपके इनकम स्टेटमेंट के बेस पे होता है और जिसमें आपके डिनोमिनेटर में हमेशा सेल्स आता है। तो देखो आपका यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो यस इट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो ये बैलेंस शीट का रेशियो है, वर्किंग कैपिटल ये भी बैलेंस शीट का रेशियो है। तो हमारा आंसर होगा बी, ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18, करंट असेट इन करंट लायबिलिटीज आर रिजल्ट ऑफ विच एक्टिविटी। तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें सेल्स परचेज होते हैं उसी की वजह से हमारी करंट असेट एंड लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो हमारा आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19, सेल ऑफ मशीन इज अ, देखो सेल ऑफ मशीन जो होता है वो हमारा किस में आ गया, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा और इसकी वजह से हमको इन्फ्लो आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म असेट और इन्वेस्टमेंट को खरीदने और बेचने की वजह से जो भी कैश आउटफ्लो इनफ्लो होगा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है बट यहाँ पे आपको कैश इनफ्लो आ रहा है क्योंकि सेल ऑफ असेट से पैसा आता है। तो मेरा आंसर होगा बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज द एक्टिविटी ऑफ कैश इनफ्लो। क्वेश्चन नंबर 20, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। तो देखो कैश डिपॉजिट आप कर रहे हो तो आपका कोई भी कैश फ्लो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप कैश इक्विवेलेंट में से निकाल के आप कैश इक्विवेलेंट में डाल रहे हो तो आपका कोई भी ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। तो मेरा आंसर होगा डी, नॉट कैश फ्लो, ठीक है। कोई भी कैश फ्लो नहीं होगा, इसकी कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। गिव द फॉर्मूला ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट जो भी होगा वो निकालोगे और उसमें से डिडक्ट कर दोगे एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका मिल जाएगा गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये कैसे मिलता है, आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
वो करोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटलाइज प्रॉफिट, और उसमें से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा गुडविल। डन। क्वेश्चन नंबर 22, वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द रिवोल्यूशन। देखो जब भी रिवोल्यूशन होता है तो हमारी असेट की वैल्यूज भी चेंज होती है, और ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करनी होती है, इसीलिए आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर व्हाट पर्पस अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म। तो देखो पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को लाने का रीजन क्या है। फर्स्ट, अगर आपको एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए तो, ठीक है, व्हेन फर्म नीड्स एक्स्ट्रा कैपिटल। सेकेंड, व्हेन फर्म नीड्स एक्स्ट्रा मैन पावर, ठीक है, ये भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई आपका एम्प्लॉय है जो हार्ड वर्किंग है, जो पुराना एम्प्लॉय है, उसको भी आप पार्टनर में कन्वर्ट करते हो, मतलब आप उसको पार्टनर बना लेते हो। तो कई सारे पर्पस होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ वुड यू डील विद डेप्रिसिएशन फंड बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो सिंपल, इसको आप क्या करोगे, इसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दोगे, बराबर। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ शेयर कैन बी गिवन एट अ डिस्काउंट। तो देखो कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी शेयर आप डिस्काउंट पे नहीं दे सकते अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो आप डिस्काउंट पे दे सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर्स इश्यूड टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स इन द इवेंट और इन द स्कीम ऑफ ईसोप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में आप स्वेट इक्विटी शेयर्स जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को देते हो उसमें आप डिस्काउंट दे सकते हो, अदरवाइज आप कभी भी इक्विटी शेयर्स में कोई भी डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 26, विच डिबेंचर इज सिमिलर टू करेंसी नोट। देखो करेंसी नोट की तरह कौन सी चीज नेगोशिएबल है, तो आपका बेरर डिबेंचर जो होता है वो आपका करेंसी नोट की तरह नेगोशिएबल है, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा बेरर डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेक होल्डर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा स्टेक होल्डर के बेसिस पे, इंटरनल स्टेक होल्डर बेसिस पे होता है और एक एक्सटर्नल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये हमारे दो आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट द लिक्विडिटी रेशियो। तो हमारे पास दो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, फर्स्ट करंट रेशियो, सेकेंड लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम। तो देखो आपकी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, डे टू डे ट्रांजेक्शन, सेल परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस, उससे जो भी आपको इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम में आएगा, ठीक है। तो आपकी डे टू डे एक्टिविटी जिस गुड्स और सर्विस में कंपनी डील कर रही है उससे होने वाले इनफ्लो को आप ऑपरेटिंग इनकम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गिव टू इलस्ट्रेशन ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो देखो सबसे पहला नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है मेरा डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है सिर्फ, उसके अंदर आपका कोई भी पैसा आउटफ्लो नहीं होता। सेकेंड आप कर सकते हो कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है ना, आप असेट सेल कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, बट वो सिर्फ बुक लॉस है, आपको एक्चुअल में कैश में थोड़ी हो रहा है। तो ये दो एग्जांपल आप दे सकते हो, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है।